प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया उद्घाटन। पीएम श्री योजना की पहली किस्त भी की जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथी विचरण निगरानी ऐप, वेबसाइट एवं राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का किया उद्घाटन। कहा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। राज्य में कम वर्षापात से सरकार भी चिंतित। कृषि मंत्री ने की समीक्षा। जिला कृषि पदाधिकारियों को 3 दिनों में वैकल्पिक फसल की योजना बनाने और बीज वितरण का दिया निर्देश। और बोकारो के पेटरवार में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान हादसा, 4 लोगों की मौत, 7 अन्य घायल। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं रियाज आलम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मोदी ने पीएम श्री योजना की पहली किस्त भी जारी की। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने की ताकत होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में देश का भाग्य बदलने की ताकत होती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही हैं। और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए ये पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं। हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो वहां ज्यादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विद्यार्थियों से संवाद भी किया। देख रहे हैं स्टार्टअप्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री जो है बहुत गंभीरता से इन चीजों को समझ रहे हैं। और यहाँ पर उनको फोटो भेंट की गई है उनकी, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की, और वो बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं, उनका जो इनोवेशन है, उनका जो प्रोजेक्ट है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर आए उससे पहले
बच्चों में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कितना अचीव किया है और हम में कितना यंग टैलेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं, चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब के जरिए हो या फिर वो और स्टार्टअप्स के जरिए हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो छोटे बच्चों के साथ बातचीत करी वो देखने लायक था। छोटे बच्चे बड़े मासूमियत से बता रहे थे क्या वो ड्राइंग बना रहे हैं, किस तरह से वो उनको बालवाड़ी के अंदर अच्छा लग रहा है, और प्रधानमंत्री भी बच्चों के साथ बातचीत करके बिल्कुल बच्चा बन गए और उनको एक अजीब अच्छा लग रहा था किस तरह से बच्चे छोटे छोटे उनके आसपास खेल रहे थे और किस तरह से बच्चों ने खेल कर उनको बताया एक आदर्श बाल वाटिका कैसी होनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज अपने 3 वर्ष पूरे कर रही है। देश में 34 वर्ष बाद आई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई थी। इस नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 30 साल बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलावों का रास्ता साफ किया है। 21वीं सदी की इस पहली शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा और शिक्षा में तकनीक के उपयोग पर मुख्य जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 3 साल बाद अब इस नीति के विभिन्न प्रावधान धरातल पर दिखने लगे हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। देश के कई केंद्रीय विद्यालयों में 3, 4 और 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में निपुण भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों में 2026 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मुहैया कराने की पहल भी शुरू कर दी गई है। सीबीएसई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों से 12वीं कक्षा तक भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में उपयोग करने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई कर सकें। उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा और कानून की पाठ्यपुस्तकें भारतीय भाषाओं में तैयार की गई हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र भी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध और नवाचार पर काफी जोर दिया गया है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध की संस्कृति विकसित करने के मकसद से हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दी है। सरकार के इस कदम से शोध कार्यों के लिए फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा और रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। 2023 से 2028 यानी अगले 5 साल के दौरान एनआरएफ को 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। साथ ही उच्च शिक्षा को बहुविषयक बनाया गया है और छात्र अब अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन कर पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के तहत यूजीसी ने पिछले साल गाइडलाइंस जारी की, जिसके मुताबिक छात्र अब एक साथ 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। दुनिया के शीर्ष रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय अब भारत में अपने कैंपस खोल सकेंगे। इससे छात्रों को देश में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल होगी। इसके अलावा आईआईटी जैसे देश के शीर्ष संस्थानों को अन्य देशों में कैंपस खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के तहत हाल ही में आईआईटी मद्रास ने जांजिबार तंजानिया और आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में कैंपस खोलने का निर्णय लिया है। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद पिछले 3 साल के दौरान सरकार ने नीति को अमल में लाने के तमाम प्रयास किए हैं और आने वाले समय में इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल हाथी विचरण निगरानी प्रणाली ऐप, वन विभाग की वेबसाइट और राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से नई पीढ़ी तक पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाने की अपील की। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 2 करोड़ 34 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 50,000 एकड़ भूमि में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। श्री सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री वन धन योजना के तहत पेड़ लगाने पर 75% अनुदान और शहरों में अपने आवासीय परिसर में एक वृक्ष लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त में सरकार दे रही है। देखा और झारखंड के लिए और इस राज्य के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। यहां के मूलवासियों ने, यहां के आदिवासियों ने, और एक अंतोगत्वा लंबी लड़ाई के बाद 30-35 साल, 40 साल की एक लंबी लड़ाई, लंबी आंदोलन, अनगिनत लोगों की शहादत, कुर्बानी के बाद आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में यह राज्य बना। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन को लेकर कल विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की। खत्म करने के प्रयास जारी हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में गतिरोध समाप्त करने के लिए कल अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, एनसीपी नेता वंदना चौहान, बीजेड सांसद सस्मित पात्रा और जनता दल यूनाइटेड के नेता अनिल हेगड़े सहित कई नेताओं ने बैठक में भाग लिया। राज्यसभा के सभापति ने सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी संसद में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। कृषि मंत्री बादल ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को 3 दिनों में वैकल्पिक फसल उत्पादन की कार्य योजना तैयार करने और बीज वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल सभी जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक में कहा कि अब तक सामान्य से 52% कम बारिश होने से मात्र 5,80,000 हेक्टेयर खेत में ही खरीफ फसल की रोपनी हो सकी है, जबकि 28 लाख हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य निर्धारित है। श्री बादल ने कहा कि 15 अगस्त तक होने वाली वर्षा के आधार पर सुखाड़ का आकलन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर वर्ष 2 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा। 4% में ही आच्छादन हुआ है। स्वाभाविक है, चिंताएं सभी ओर। विभाग के द्वारा, विभागीय सचिव के द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को और उनके अधीनस्थ कर्मियों को, डायरेक्टरेट को यह निर्देश दिया गया कि 3 दिन के अंदर कंटीजेंसी एक्शन प्लान तैयार करके विभाग को उपलब्ध कराएं। डाइवर्सिफिकेशन में कौन सा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना का लाभ उठाकर अब गरीब सरकारी एवं निजी अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। जिले के गांवा प्रखंड के रहने वाले मोहम्मद वाहिद गरीबी के कारण पिछले 2 वर्षों से हर्निया की बीमारी से त्रस्त थे। जब उन्हें जानकारी मिली कि आयुष्मान भारत योजना से उनका निःशुल्क इलाज हो सकता है तो उनके खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आज उनका गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है और वो काफी खुश हैं। हमारा हर्निया था 1.5 साल से, पैसा के कारण से हम इलाज नहीं करा पाए। मेरा आयुष्मान कार्ड से इलाज हुआ है, फ्री हुआ है और कल हमको छुट्टी होगा। बोला आयुष्मान कार्ड से हो जाता है तो मैं इनको यहाँ पे लेकर आया, फिर इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से हो गया। कल हो सकता है इनको छुट्टी भी मिल जाएगी। इसी तरह एक महिला मरीज सीता देवी के चेहरे पर भारत सरकार की इस योजना के कारण मुस्कान लौट आई है। गिरिडीह के बक्सीडीह की रहने वाली सीता देवी भी गरीबी के कारण अपना हर्निया का इलाज वर्षों से नहीं करा पा रही थी। उनका भी मुफ्त खाना पीना और दवा के साथ इलाज हो चुका है। ऑपरेशन हो गया, 15 साल कल छुट्टी होगा। 15 साल से 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 15
योजना लगभग सिटी रोड में था। कार्ड पर हमारा फ्री इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, मेरा एक पैसा नहीं लगा। तो आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन किए तो हमने खुश है, अच्छा हो गया, अब छुट्टी है। इस तरह भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना वर्षों से अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हजारों लोगों के जीवन में खुशियां बिखेर रही है। इस योजना के लाभान्वित और उनके परिजन आयुष्मान भारत योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते नहीं थकते। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर में आज शाम G20 के आधिकारिक संपर्क समूह सिविल 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होगी। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 700 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। नागरिक समाज संगठनों और नीति निर्माताओं के साथ व्यापक चर्चा के बाद 16 कार्य समूहों द्वारा विकसित नीति सिफारिशों को प्रस्तुत किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैक्सिको के राजदूत फेडरिको सालास लोटफे और G20 सूज शेरपा अभय ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। चेन्नई में आयोजित G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के अंतिम दिन कल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध ड्रमर शिवामणि ने लोगों का भरपूर मनोरंजन कराया। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र स्थित कापागौड़ा से पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि कापागौड़ा में अपराधियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उस पूरे ढाबा को घेरने के बाद वहां हलचल शुरू हो गई और उसमें से कुछ लोग जंगल की तरफ भागने लगे और भागने के क्रम में पुलिस को लक्षित कर फायरिंग भी किया गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए, घेराबंदी करते हुए उनको रुकने का निर्देश दिया गया। फिर भी जब फायरिंग नहीं रुकी तो पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई है और उसके बाद जब जांच पड़ताल किया गया तो उसमें से कुल 7 अपराधकर्मी को पुलिस पकड़ने में सफलता हासिल की, जिसमें से एक अपराधकर्मी को पैर में गोली लगी हुई थी, जिनको फर्स्ट एड वहां उपचार देने के बाद उनको एमजीएम में शिफ्ट किया गया। 1-2 अपराधकर्मी जो जैसी सूचना है कि वो भागने में सफल रहे। रामगढ़ पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 2 कुख्यात शूटर को 3 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और बाइक बरामद किया गया है। और फर्दर इंटरोगेट करने पर उन्होंने बताया कि कपिल कुमार नामक एक व्यक्ति है जो रसदा बस्ती में रहता है, बासल थाना के अंतर्गत। उसके पास एक बाइक है जो उसने अपने घर में छुपा के रखी हुई है और वो बाइक R15 है जो हरदेव कंस्ट्रक्शन, जो दिसंबर में पांडे गिरोह के द्वारा वहां फायरिंग की गई थी, उस घटना में इस बाइक को प्रयोग किया गया था। और फरवरी में जो बितका बावरी हत्याकांड हुआ था उसमें भी इस बाइक का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल्स पर भी सीधा प्रसारित होगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।
इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से सरायकेला खरसावां जिले में डायन प्रथा के उन्मूलन को लेकर एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिले के पद्मश्री छुटने महतो शामिल होंगी। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बताया कि छुटने महतो के साथ कदम से कदम मिलाकर इस अभियान में डोर टू डोर लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं ये डायन कुप्रथा उन्मूलन को एक नया आंदोलन बनाया जाए। उसके तहत हमारा नया नारा है, डायन नहीं होते हैं, डायन बनाने वाले होते हैं। उनको राजधानी रांची समेत देश भर में आज अशूराए मुहर्रम का त्यौहार पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के शहादत को चिन्हित करता है। मुहर्रम को लेकर विभिन्न अखाड़ों की ओर से ताजिया जुलूस निकाला जा रहा है। इसे लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले राजधानी रांची में कल पहलाम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुहर्रम पर्व के ताजिया जुलूस के दौरान आज सवेरे बोकारो जिले के खेतको गांव में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसमें 13 लोग इसके चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाई टेंशन तार में की चपेट में आने के बाद ताजिया में रखा बैटरी भी ब्लास्ट कर गया। आनन फानन में घायलों को बोकारो थर्मल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी, जबकि गंभीर रूप से 11 लोगों का बोकारो जनरल अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। यहां चिकित्सकों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 7 लोगों का इलाज चल रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अपील की है कि इस दौरान सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि भारी बारिश के साथ साथ गरज और वज्रपात की भी संभावना है। गिरिडीह जिला लगातार दूसरे वर्ष मानसून की बेरुखी का शिकार होता नजर आ रहा है। सावन का महीना गुजर रहा है, लेकिन जिले में धान रोपनी शुरू नहीं हो पाई है। इस साल भी वर्षापात कम होने से सुखाड़ का साया मंडराने लगा है। झारखंड में इस वर्ष भी अब तक सामान्य से करीब 47% कम बारिश हुई है और जिलों में तो हालात और भी खराब हैं। गिरिडीह जिले में अब तक 435 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 142 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से करीब 67% कम है। बारिश के इस आंकड़े ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सरकार से हम मांगते हैं कि सुखाड़ घोषित किया जाए और हम लोग को कुछ दिया जाए। अब मशीन अगर हो जाए तो वहाँ से हम लोग नदी किनारे से हम लोग खेती कर सकते हैं। गिरिडीह प्रखंड के पीड़ाटांड गांव के कृषि मित्र बाल गोविंद प्रसाद वर्मा ने कहा कि बारिश के अभाव में किसान खुद के सहारे कहीं कहीं धान रोपनी कार्य तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान रोपनी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। किसानों से हम ये कहेंगे कि कम अवधि वाला धान लगावे ताकि जल्दी धान हो जाए, और जैसे अभी तो देर से बरसात भी शुरू हो रहा है और जल्दी समाप्त भी हो जाएगा, तो कम अवधि वाला लगाने से ही अच्छा रहेगा।
इस साल भी वर्षापात कम होने से सुखाड़ का साया मंडराने लगा है। पंचायत समिति प्रतिनिधि जगदीश महतो ने तो गिरिडीह को सुखाड़ घोषित करने की मांग शुरू कर दी है। तमाम झारखंड में जहां पर उम्मीद है कि इस बार खेती करना असंभव है किसानों के लिए, और किसान अपनी स्थिति को दयनीय समझ रहा है, कहाँ क्या करें नहीं करें उसको कोई जगह नहीं मिल रहा है। बरसात की बूंदों की धरती प्यासी नजर आ रही है। लोग उम्मीद में हैं कि मेघा रानी जरूर खुश होंगी और धरती की प्यास बुझाएगी। इसी उम्मीद में किसान डीजल पंप के सहारे खेतों में लगे बिचड़े को बनाने में जुटे हैं और कई गांव में किसान डीजल पंप के सहारे धान रोपनी भी कर रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड ख्रिस्तीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था संघ एवं झारखंड अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर समन्वय समिति एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के समीप रेलवे ट्रैक से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया है और शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। दुमका जिले के हंसडीहा के चर्चित मनीषा हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। 18 जून को अज्ञात अपराधियों ने मनीषा की गोली मारकर हत्या कर दी थी और शव को एक बंद पत्थर खदान में फेंक दिया था। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र में फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में रामगढ़ निवासी विकास कुमार बेदिया और चतरा निवासी कालीचरण मुंडा शामिल हैं। इनके पास से एक देसी कट्टा, गोली, 2 बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। खूंटी जिले के नवनियुक्त उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलीहातू जाकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। उपायुक्त ने इस दौरान क्षेत्र भ्रमण कर ओलीहातू के विकास को लेकर किए जाने वाले कार्यों और एक्शन प्लान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांजनबोना गांव के ग्रामीणों ने असाध्य रोग से ग्रसित एक व्यक्ति को परिजनों को बिना बताए अस्पताल में भर्ती किए जाने के विरोध में दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। अधिकारियों के समझाने के बावजूद ग्रामीण जाम हटाने के लिए तैयार नहीं थे। रांची सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 58 मामलों का निष्पादन आपसी सहमति से किया गया। मासिक लोक अदालत के लिए रांची सिविल कोर्ट स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 7 बेंचों का गठन किया गया है। सिमडेगा महाविद्यालय का स्थापना दिवस रंगारंग कार्यक्रम के बीच धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर रामकुमार प्रसाद और उपस्थित शिक्षकों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर प्राचार्य ने कहा कि इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 के जुलाई महीने में यहां के शिक्षाविदों ने की थी। खूंटी तमाड़ रोड पर खूंटी थाना अंतर्गत जिकीलता गांव के समीप एक कार और बाइक के बीच सीधी टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। रांची जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन विभाग को रिसोर्ट निर्माण के लिए चिन्हित भूमि का जांच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की ओर से रुका में चिन्हित 5 एकड़ भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन पर्यटन विभाग के सचिव को सौंपा गया है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया उद्घाटन। पीएम श्री योजना की पहली किस्त भी की जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाथी विचरण निगरानी ऐप, वेबसाइट एवं राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का किया उद्घाटन।